विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी हिंदी विभाग बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र की इस ऑनलाइन तासिका में मैं प्राध्यापक डॉक्टर शेषराव लिंबाजी राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मित्रों आप सभी लोगों को विदित हैं कि अपने प्रश्न पत्र का शीर्षक है हिंदी भाषा। आज इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पाठ्य घटक हिंदी भाषा के विविध रूप, इसमें संपर्क भाषा की हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। संपर्क भाषा किसे कहते हैं और संपर्क भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा की भूमिका क्या है, इस बात को आज हम इस ऑनलाइन तासिका में स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसे आप लोग भी भली भांति जानते होंगे कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ अनेक राज्य हैं, अनेक प्रांत हैं, यहाँ तक कि अनेक राज्यों की निर्मित भाषा पर ही निर्भर, भाषा को आधार मानकर ही हुई है। इसलिए एक राज्य में अनेक प्रांत, अनेक भाग हैं, फिर एक राज्य में अनेक बोलियां, अनेक उपभाषाएं या विभाषाएं बोली जाती हैं। हर एक प्रांत की अपनी अलग अलग बोली, अपनी अलग अलग भाषा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात या महाराष्ट्र तक, यह विशालकाय उपमहाद्वीप जैसा जो राष्ट्र है भारत देश, इस भारत देश में एक से अधिक अनेक भाषाएं, बोलियां, विभाषाएं बोली जाती हैं। सामान्य रूप से कहता हूं मैं कि कश्मीर की कश्मीरी भाषा है, गुजरात की गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र की मराठी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, आंध्र प्रदेश और अभी जो नया राज्य बना है तेलंगाना की तेलुगु भाषा है। उसके समीपस्थ जो राज्य हैं उड़ीसा, उस उड़ीसा राज्य की भाषा उड़िया है। पश्चिम बंगाल की बंगाली है और पूर्वोत्तर राज्य में एक महत्वपूर्ण जो राज्य हैं असम, उस असम की भाषा असमी है। ये प्रमुख भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। हिंदी के अतिरिक्त जो उस प्रदेश की सरकार में उपयोग में लाई जाती है राजभाषा के रूप में। अब हमारे सामने एक गंभीर सवाल इस प्रकार का खड़ा हो जाता है कि भारत का हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक इतनी सारी भाषाओं को समझ नहीं सकता या इतनी सारी भाषाओं को वह अवगत नहीं कर सकता। हालांकि विद्वानों ने ये कहा है कि भारत के नागरिक को, हर एक नागरिक को अपने प्रदेश की भाषा को छोड़कर दूसरे राज्य की, कम से कम 2 राज्यों की तो भी भाषाएं सीखनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए। कुछ लोग प्रयत्न करते हैं, परंतु हर एक नागरिक दूसरी भाषा सीखने का प्रयत्न नहीं करता अपनी भाषा को छोड़कर। तब ऐसे समय में व्यक्ति के सामने बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब वह एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाता है, यानी व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा प्राप्त करने हेतु, सांस्कृतिक आदान प्रदान करने हेतु, राजनीतिक कार्य से, सामाजिक कार्य से या किसी निजी काम से, यदि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तब उसके सामने वहाँ के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना बहुत ही दुष्कर और कठिन काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपर्क भाषा की आवश्यकता हमारे सामने स्पष्ट होती है, क्योंकि संपर्क भाषा उन 2 भिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के मध्य सेतु के रूप में काम करती है, पुल के रूप में काम करती है। जो 2 अलग अलग भाषी हैं, भिन्न भाषी हैं, उन भिन्न भाषी 2 लोगों को जोड़ने का काम वो करती हैं। मित्रों, संपर्क का सीधा साधा सरल अर्थ भी है जोड़ना। फिर संपर्क भाषा वह भाषा होगी जो 2 भिन्न भाषा भाषी लोगों को संवाद के रूप में, संवाद करने हेतु के रूप में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जरा हम संपर्क भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं कि जब 2 व्यक्ति जो विभिन्न भाषा भाषी हो, जो ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे दोनों अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ऐसी भाषा को सामान्य रूप से संपर्क भाषा कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से संपर्क भाषा की दूसरी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि
सामान्य रूप से संपर्क भाषा उस भाषा को कह सकते हैं जो दो भिन्न भाषा भाषी अथवा एक भाषा को दो भिन्न उपभाषाओं के मध्य अथवा अनेक बोलियां बोलने वाले के मध्य संपर्क भाषा माध्यम होती है। ऐसी भाषा को मुख्य रूप से संपर्क भाषा कहते हैं। अब यह संपर्क भाषा है कैसे, इसका स्पष्टीकरण कैसे देंगे हम? जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र का व्यक्ति यदि असम गया तो वह वहाँ की असमी भाषा को समझता नहीं या बोलता नहीं है, और वो किसी काम से वहाँ गया है। फिर आसाम का व्यक्ति भी यह महाराष्ट्र की मराठी भाषा को समझता नहीं है या समझ पाने में असमर्थ हैं। तब ऐसी स्थिति में जो दोनों भिन्न भाषा भाषी हुए, या फिर गुजरात का व्यक्ति आंध्र प्रदेश आया, या फिर तमिलनाडु का व्यक्ति पंजाब आया, या केरल का व्यक्ति कश्मीर आया, तो वो दोनों भिन्न भाषा भाषी व्यक्ति हो गए, क्योंकि दोनों की भाषा अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते हैं। तब ऐसी स्थिति में संपर्क भाषा उन दोनों के लिए मदद करने हेतु सामने आती है और वह दोनों को संवाद करने हेतु जोड़ती है। ऐसी भाषा को सामान्य रूप से हम संपर्क भाषा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, महामती प्राणनाथ ने 17वीं सदी में लिखा कि सबको अपनी जाति या कुल की भाषा प्रिय होती है। स्पष्ट कहा था महामती प्राणनाथ ने, और ये स्वाभाविक भी है। हर एक व्यक्ति को अपने प्रदेश की, अपने राज्य की, अपने प्रांत की, अपनी जाति की, अपने कुल की भाषा निश्चित ही प्रिय होती है। ये इसीलिए प्रिय होती है क्योंकि उस भाषा के साथ उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका सांस्कृतिक व्यवहार, उनका सामाजिक व्यवहार जुड़ा होता है, इसीलिए वह भाषा उनको प्रिय होती है। विश्व में लगभग 9 लाख भाषाएं बोली जाती हैं। संख्या कितनी है? पूरे जगत में यदि देखें हम तो कुल 9 लाख भाषाएं हैं बोली जाती है। फिर महामती प्राणनाथ के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं किस भाषा में अब कहूं, मेरे विचार किस भाषा में व्यक्त करूं। बिना किसी भेदभाव के मैं सारे संसार को संबोधित करना चाहता हूं। यानी वे अपने विचार पूरे संसार के लोगों के साथ अभिव्यक्त करना चाहते थे बिना किसी भेदभाव के। उनके इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट है कि ऐसी भाषा चाहते हैं जो सरल, बोधगम्य और सर्वव्यापी हो। क्या कहा उन्होंने कि उनके कथन का अभिप्राय निकलता है कि वे ऐसी भाषा में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं जो काफ़ी सरल हैं, सीखने के लिए सरल हैं, बोधगम्य हैं, समझने के लिए बोधगम्य हैं, और वह सर्वव्यापी हैं। यानी पूरे प्रदेश में वह बोली और समझी जाती हो, पूरे देश में वह बोली और समझी जाती हो। ऐसी भाषा में मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक जन उस भाषा को समझ सके, उस भाषा को आत्मसात कर सके। जहाँ तक भारत का संबंध है, जो विशाल का ये देश है, उपमहाद्वीप जैसा देश है, जहाँ अनेक राज्य हैं, अनेक प्रांत हैं, तब इस देश में उपरोक्त कथन की पूर्ति करने वाली एकमात्र भाषा यह हिंदी भाषा है। यही सबको आंतरिक रूप से और बाह्य रूप में एक दूसरे को मिलाने वाली संपर्क भाषा है। ये इसीलिए संपर्क भाषा है मित्रों हिंदी, क्योंकि आप कश्मीर से निकले और कन्याकुमारी की ओर निकले, कन्याकुमारी की ओर जाते समय अनेक पहाड़ों पर आप रुके तो आप जगह जगह जहाँ कहीं रुकेंगे वहाँ सराय हो या कोई होटल हो या कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो या कोई दूसरा ठिकाना हो, तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर यदि आप रुकने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको मदद करने हेतु लोग आएंगे और वो आपके साथ हिंदी में ही संवाद कर सकेंगे। या फिर महाराष्ट्र से आप निकल पड़े हैं पैदल असम की ओर, त्रिपुरा की ओर, बंगाल की ओर, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, तो आप जहाँ जहाँ कहीं गुजरेंगे, जहाँ से आप जाएंगे, किसी देहातों से आप गुजरेंगे, किसी प्रदेश से आप गुजरेंगे, तो आप निश्चित ही यहाँ से वहाँ तक आपको कोई बाधा नहीं आएगी संवाद करने हेतु, क्योंकि हर जगह आपको हिंदी भाषी लोग देखने के लिए मिलेंगे जो आपके साथ संवाद कर आपकी दिक्कतों को, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। भारत जैसे बहुभाषी देश में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता की सीमा का निरूपण है और आपस में संचार प्रक्रिया सक्रिय है। स्पष्ट है कि भारत बहुभाषी देश है, विशाल का इसका भौगोलिक क्षेत्र है, फिर अलग अलग प्रदेश
अलग अलग संस्कृति है, सामाजिक प्रारूप अलग है, सामाजिक स्वरूप अलग है। फिर इस विशालकाय बहुभाषी देश को भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता की सीमा का निरूपण जो है उसको आपस में संचार प्रक्रिया की दृष्टि से, सक्रिय संचार प्रक्रिया की दृष्टि से हिंदी भाषा सामने आकर मदद करती है। उत्तर भारत में सिंध से लेकर पूर्व में असम तक हिंदी ही ऐसी क्रमिक श्रृंखला है जिसमें संपर्क के किसी बिंदु पर बोधगम्यता विच्छिन्न नहीं होती। यानी हम सिंध प्रांत से निकले और असम की ओर हम जा रहे हैं तो हम लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी हमारा संपर्क हर एक लोगों के साथ हो सकेगा। यदि हम एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही असम तक चले जाएं तो कहीं भी संचार टूटने का अनुभव नहीं होता। भारत के विभिन्न भाषा भाषी लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। स्पष्ट कहा है हिंदी क्यों है भारत के लोगों की संपर्क भाषा? क्योंकि भारत के पूरे प्रदेश में, पूरे राज्यों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार अथवा बोलचाल के लिए एक ही भाषा अपेक्षित है, वह है हिंदी भाषा। जैसे एक राज्य किसी दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार करना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, जैसे कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है, फिर वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते, तब वे हिंदी का आधार लेकर, हिंदी भाषा का आधार लेकर, जो इस देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसका आधार लेकर वे क्या कर सकते हैं? दूसरे राज्य में पत्र व्यवहार कर सकते हैं और संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हिंदी उन दोनों की संपर्क भाषा हो सकती है। भारत देश में हिंदी ही उपयुक्त और उचित संपर्क भाषा बन सकती है। भारत के प्रत्येक राज्य में भाषा के अनुसार व्यवस्था है। मैंने पहले ही कहा था कि भारत के राज्यों की निर्मित भाषा के आधार पर ही हुई है, और इसके पहले मैंने गिनती भी करा के दी आपको। कोई द्विभाषी है तो कोई त्रिभाषी है, यानी किसी प्रदेश में कोई एक मुख्य भाषा है, दूसरी भाषा, जैसे कि हम जो महाराष्ट्र की मुख्य भाषा या मराठी है तो द्वितीय भाषा हिंदी है, तृतीय भाषा उर्दू है। इस प्रकार से यदि आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो वहाँ की तेलुगु भाषा प्रथम है, अद्वितीय भाषा उर्दू है, तृतीय भाषा हिंदी है। दक्षिणात्य प्रदेशों में हम जैसे जैसे जाएंगे कि उस प्रदेश की मुख्य भाषा वहाँ प्रदेश की है और द्वितीय भाषा एक तो उर्दू या फिर हिंदी है। किसी भी देश में एक भाषा संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। आप पूरी दुनिया घूमकर चले आए तब वहाँ आपको यही एहसास होगा कि किसी भी देश में एक ही भाषा संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, क्योंकि वो जो एक भाषा होती है वह सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यह स्थिति आज भारत में हिंदी भाषा की है। हिंदी व्यापक रूप में संचार की भाषा बनी हुई है। हिंदी एक सशक्त, संपन्न और समृद्ध भाषा है। इस पंक्ति को मैं एक बार दोहराता हूँ कि हिंदी सशक्त, संपन्न और समृद्ध भाषा है। हिंदी इसीलिए सशक्त भाषा है कि आधुनिक काल के जितने जनसंचार के माध्यम आप देख लीजिए, दूरदर्शन, मीडिया, यानी जनसंचार के जो माध्यम है दूरदर्शन, उसके बाद समाचार पत्र, समाचार पत्रिकाएं या यातायात के जितने सारे साधन हैं, उन सभी में हिंदी भाषा सशक्त रूप में प्रयोग में लाई जाती है। फिर परंपरागत माध्यम हो या आधुनिक काल के माध्यम हो, सभी में। और हिंदी संपन्न भाषा है, संपन्न और समृद्ध भाषा। अब हिंदी संपन्न और समृद्ध भाषा किस लिए, उसका उदाहरण आपको देता हूँ। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, बहुत विशाल काय है। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, भारतीय प्रदेशों की अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, फिर उसके बाद विदेशी भाषाओं के भी कुछ शब्द इसमें समाविष्ट हुए हैं। इस कारण इसका शब्द भंडार सशक्त है। बोलते समय हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम जब अभिव्यक्ति करते हैं इस भाषा के माध्यम से तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हिंदी संपन्न और समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक एकता के कारण वह जनभाषा के रूप में आपसी संपर्क की भाषा है। अब इतिहास के पन्ने पलटिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यानी 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक का इतिहास यदि आप खंगालेंगे, देखेंगे,
तो संपर्क भाषा के रूप में तब से लेकर आज तक हिंदी भाषा ही यह काम करती आई है। इसलिए वह जनभाषा है। जनभाषा उस भाषा को कहते हैं मित्रों जो सामान्य जनता की भाषा है। उसमें पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, अपढ़ लोग भी आ सकते हैं, उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय तीनों प्रकार के लोग उस भाषा को बोलते हैं, समझते हैं। ऐसी भाषा जनभाषा होती है। यह जनभाषा हिंदी है। भारत की अन्य भाषाओं की ओर इसका उदार, व्यापक तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण बना हुआ है। अभी मैंने जो गिनाए थे, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उसके बाद कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उसके बाद उड़िया, बंगाली, असमी या इसके अतिरिक्त जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ हिंदी का दृष्टिकोण बहुत ही उदार, व्यापक और अच्छा है। इस कारण वो किसी में बाधा नहीं बनती। भारत की विविधताओं को अपने में समाते हुए यह सब प्रदेशों के लिए आवागमन के लिए त्रिवेणीवत हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में सबसे अधिक संख्या में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। बहुत ही लाख टके की बात है ये कि भारत ये बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इतना सब होने के बाद भी पूरे भारत प्रदेश में सबसे अधिक लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है, जो संपर्क भाषा बनने का सबसे बड़ा आधार है। भारत में संपर्क भाषा के रूप में सिद्ध भाषाओं की अटूट सी श्रृंखला है, जिसकी आधुनिक कड़ी के रूप में हिंदी स्थापित हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। इसका प्रयोग क्षेत्र संपूर्ण भारत प्रदेश है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक का प्रदेश इसका प्रयोग क्षेत्र है। लद्दाखी भाषिक क्षेत्र में लेह में सरकारी कर्मचारी आपस में हिंदी में बातचीत करेंगे, जबकि जनता से लद्दाखी भाषा में, यानी जब वो आपस में काम कर रहे हैं कर्मचारी गण तो आपस में हिंदी का व्यवहार करेंगे, और वहाँ की जो जनता है, लद्दाख की जनता, उससे वो प्रादेशिक भाषा जो वहाँ की लद्दाखी है उसमें भाषण करेंगे या उसमें संवाद करेंगे। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, मुंबई से आसम तक हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। कन्याकुमारी में उत्तर भारत के पर्यटक हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में करते हैं। मित्रों, स्पष्ट है कि कन्याकुमारी एक बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है। वहाँ भारत से दूरदराज से लोग आते हैं। वो अलग अलग भाषी होते हैं, कोई हिंदी भाषी हैं, कोई तेलुगु भाषी हैं, कोई दूसरे असम के लोग हो या गुजरात के लोग हैं या कश्मीर के लोग हो, जो वहाँ जाएंगे वो वहाँ कन्याकुमारी में जाने के बाद हिंदी भाषा का ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी में स्थित लोग भी हिंदी भाषा समझते हैं और दूसरे प्रदेश के लोग भी हिंदी भाषा समझते हैं। हिंदी भाषा दो भिन्न भाषिक क्षेत्रों में सेतु हेतु के रूप में कार्य करती है। यह बहुत ही महत्व की विशेषता है हिंदी की, जो दो भिन्न भाषी है। मैंने इसके पहले भी उदाहरण दिया था कि गुजरात का व्यक्ति यदि असम गया, या तमिलनाडु का व्यक्ति यदि कश्मीर गया, या पंजाब का व्यक्ति यदि केरल आया है, तो ये दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्ति हो गए, यानी वो दोनों भी एक दूसरे की भाषा ना बोलते हैं ना समझते हैं। फिर ऐसे में हिंदी भाषा उन दोनों को जोड़ने का काम पुल की हैसियत से, यानी सेतु की हैसियत से काम करती है। हिंदी भाषियों तथा हिंदी के विविध बोलियों के मध्य तो हिंदी माध्यम है ही, पर हिंदीतर भाषियों के मध्य इसका महत्व अत्यधिक है। ये भी समझना हमें जरूरी है। जहाँ हिंदी का प्रदेश है वहाँ की बोलियों के साथ तो ये बहुत ही अच्छे प्रकार से जुड़ी हुई है, वहाँ का माध्यम है ही, पर हिंदीतर भाषी जैसे कि कर्नाटक, केरल, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जो हिंदीतर प्रदेश हैं, हिंदीतर भाषी प्रदेश हैं, वहाँ पर भी वहाँ के लोगों के बीच भी यह महत्व का काम करती हैं आपस में संबंध स्थापित करने के लिए। घर में स्थानीय बोली से संप्रेषण संभव है तो समाज में तो संप्रेषण हिंदी से ही होना है। वह फिर चाहे जितनी टूटी फूटी या
बम्बई या हिंदी जैसी भाषा हो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम झैल सिंह तो सर्वत्र हिंदी में ही भाषण देते थे। गर्व की बात हमारे लिए। वो जब राष्ट्रपति की हैसियत से काम करते थे, भारत के प्रथम नागरिक थे, पूरे भारत प्रदेश में जाया करते थे। फिर वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो या हिंदी भाषी क्षेत्र हो, महामहिम राष्ट्रपति यानी झैल सिंह साहब ये सर्वत्र अपना संभाषण भाषण हिंदी में ही देते थे। सभी औपचारिक अवस्थाओं में हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। महान संत विनोबा भावे ने ऐसा कहा था मित्रों। क्या कहते हैं देखिए, जैसे इंद्रधनुष में भिन्न भिन्न रंग होते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। भारत के लोगों को तीन तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैंने आरंभ में कहा था, इससे खूब ज्ञान मिलेगा, बुद्धि व्यापक होगी, एक दूसरे की भाषा सीखने से प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार सुगम होगा और हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी। बहुत ही लाख टके की बात संत विनोबा भावे जी ने की थी कि हमें हमारे प्रदेश की भाषा को छोड़कर दूसरी कम से कम 2 भाषाएं तो भी सीखनी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यह होगा कि हमारा आपसी प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार सुगम होगा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी और हमारी जो बुद्धि है बुद्धि वह व्यापक होगी और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। भारत में जो जो तीर्थ स्थान हैं, यानी भारत में तीर्थ स्थानों विशेषता 4 धामों की संपर्क भाषा हिंदी है। मित्रों, जो 4 धाम विख्यात हैं पूरे भारत प्रदेश में, वहाँ भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग प्रांतों से अनेक तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उनके संपर्क की एकमात्र सेतु हिंदी भाषा होती है। जैसे इलाहाबाद है, हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, केदारनाथ हैं आदि, या उसके बाद वैष्णवी देवी हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा है, तुलजा भवानी है, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं आदि जो महत्वपूर्ण स्थल हैं। उन महत्वपूर्ण स्थलों को देखने हेतु या दर्शन हेतु लाखों की तादाद में भारतवासी आते हैं। वे हिंदी भाषी होते हैं, फिर हिंदीतर राज्यों से भी वे आते हैं। वो आपस में मिलते हैं, तब उनके आपस में मिलाप करने का, संवाद करवा कर देने का महत्वपूर्ण योगदान यह हिंदी भाषा करती है। इसीलिए हिंदी भाषा संपर्क भाषा है। उस समय हिंदी ही एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उन सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम करती है। विभिन्न भाषा भाषी हिंदी भाषा को ही वार्तालाप का माध्यम सहज ही बना लेते हैं। उड़ीसा में एक जगह विख्यात ऐसी भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर साल होती है मित्रों। वहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग आते हैं। भारत के हर एक कोने कोने से वहाँ यात्री आते हैं। अपार जन समुदाय होता है। फिर उस अपार जन समुदाय को संपर्क हेतु हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता है, क्योंकि वो उड़िया भाषा नहीं जानते, या उड़ीसा के लोग, वो जो बाहर से लोग आए हैं, उनके साथ वार्तालाप वहाँ की प्रादेशिक भाषा में नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदी भाषा में ही वो संपर्क स्थापित करते हैं। असंख्य पर्यटकों का विभिन्न प्रदेशों से आवागमन होता रहता है। कभी बस से होता है, कभी रेल से होता है, कभी खुद की गाड़ी से होता है रेल, उसके बाद कभी हवाई जहाज से होता है। तब वो जहाँ बैठते हैं तब गूंगे तो नहीं हो सकते। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो आपस में बोलेंगे, व्यवहार करेंगे। तो जब वो भिन्न भाषा भाषी हैं, एक बस में बैठे हैं, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में बैठे हैं, हवाई जहाज में साथ साथ बैठे हैं, तो वो वार्तालाप जब करेंगे तो हिंदी भाषा में ही करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा तब उनके लिए संपर्क भाषा का काम करती है। इनके मध्य एकमात्र हिंदी ही सर्वप्रिय संपर्क भाषा होगी। दरगाह शरीफ जो अजमेर में स्थित है, बहुत ही विख्यात है तलवा, अथवा पुष्कर तीर्थ जो मेला है, ये इसमें इन पवित्र स्थलों पर भारत के विभिन्न प्रदेशों से हिंदू और मुसलमान भाईगण आते हैं और वे आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, वार्तालाप स्थापित करते हैं। वह हिंदी में ही होता है। फिर उनकी यह हिंदी यानी उनकी जो बोलने की शैली में भेद हो सकता है, पर यह निश्चित है मित्रों कि वह भाषा हिंदी ही है। हिंदी इसे हम बोल नहीं सकते।
हिंदी के सार्वदेशिक महत्व पर विचार करते हुए समाज सुधारक तथा देशभक्तों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। गुजराती भाषाभाषी महर्षि दयानंद तथा महात्मा गांधी जी, मराठी भाषाभाषी वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक, बांग्ला भाषी केशव चंद्र सेन, महान कवि रविंद्रनाथ जी टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमिल भाषी राजगोपालाचारी, पंजाब भाषी लाला लजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह आदि अनेक देशभक्तों ने हिंदी को ही रचनात्मक कार्यक्रमों का अंग बनाया। मित्रों, देश में हिंदी माध्यम का श्री गणेश करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थापित करने वाले पंजाबी भाषी स्वामी श्रद्धानंद जी ही थे। गुजराती भाषी दयानंद सरस्वती ने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसे तो सभी विद्यार्थी मित्र जरा इसको पढ़ने का प्रयत्न करें। क्या गुजराती भाषी दयानंद सरस्वती ने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। क्यों लिखा था? उनकी कल्पना थी कि इस भाषा में यदि मैं एक ग्रंथ लिखता हूं तो अधिक से अधिक जन भारतीय लोग इसको पढ़ पाएंगे, मेरे विचार वहां तक पहुंचेंगे। तब और अब यानी उस काल में और वर्तमान काल में हिंदी ही अंतर प्रांतीय यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जोड़ने वाला अंतर प्रांतीय संपर्क की भाषा रही और आज भी है। संविधान में हिंदी की 3 भूमिकाएं स्पष्ट की हैं। एक, संघ की राजभाषा के रूप में, यानी भारत के संविधान ने स्पष्ट किया है कि भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। 2, हिंदी भाषा भाषी राज्यों की राजभाषा के रूप में, यानी भारत में जितने राज्य हैं हिंदी भाषा भाषी, उन राज्यों की यह राजभाषा है। 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी की कि वह संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत प्रदेश में आप कहीं भी घूम कर चले आइए, संपर्क भाषा की हैसियत से आपको मददगार हिंदी ही होगी और मददगार साबित होगी। जैसे जैसे अहिंदी भाषा भाषी राज्य संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देते जाएंगे, वैसे वैसे ही हिंदी अधिक समृद्ध और संपन्न बनती जाएगी। मित्रों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे अहिंदी भाषा भाषी जैसे कि गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, तेलंगाना हैं, उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल हैं, पूर्वोत्तर राज्य में असम है या पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, ये अहिंदी भाषा भाषी राज्य हैं। फिर ये अहिंदी भाषा भाषी जो राज्य हैं, ये राज्य संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता जैसे जैसे देते रहेंगे, वैसे वैसे हिंदी अधिक समृद्ध और संपन्न बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। विदेशों में सैकड़ों विश्वविद्यालयों में, भारत में नहीं बल्कि विदेशों में, पूरे जगत में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। यूनेस्को ने अपनी भाषाओं में हिंदी को मान्यता दे रखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हिंदी के लिए। वह दिन भी दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में मान्यता मिल जाएगी। यूएनओ में न केवल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण हिंदी में ही हो चुका है, वरना अहिंदी भाषा भाषी पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव का भाषण भी संतुलित हिंदी में हो चुका है। मित्रों, हिंदी अब दूरदर्शन के माध्यम से भारत के कोने कोने में पहुंच चुकी है। जहां जहां दूरदर्शन है पहुंचा है, वहां वहां हिंदी है, वो हिंदी पहुंच चुकी है। क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से दूरदर्शन के समाचार हो, दूरदर्शन के धारावाहिक हो, इनके माध्यम से ये भारत के कोने कोने में पहुंच गई हैं और हर एक व्यक्ति उसको जानने लगा है, समझने लगा है। तथा अन्य अनेक जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के माध्यम से अधिक सशक्त हो गई है आज हिंदी। विभिन्न स्थानों पर प्रवेश पाने से उसका अब रूप सरल, सुगम, सुबोध और सहज होता जा रहा है। किसका? हिंदी का। हिंदी का रूप अब दूरदर्शन के कारण कैसे होने लगा है? बहुत ही सरल,
सुगम, सुबोध और सहज होता जा रहा है। टेलीप्रिंट के माध्यम से संचार में हिंदी की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई है। कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। पहले पहले ऐसा कहा गया था कि यह कंप्यूटर की भाषा नहीं हो सकती, परंतु हिंदी ने यह साबित करके दिया है कि वह भी कंप्यूटर की मुख्य भाषा हो सकती है। आज अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी पुरजोर रूप से उपयोग हिंदी कंप्यूटर के लिए किया जाने लगा है। अब त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत हिंदी अनेक राज्यों में प्रथम द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है कि भारत में जहाँ जहाँ भी नवोदय विद्यालय स्थापित हैं, उन नवोदय विद्यालयों में हिंदी का अनिवार्य शिक्षण ही नहीं बल्कि सामान्य विज्ञान के विषयों का माध्यम भी हिंदी है। यानी जीवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणितीय शास्त्र या बाकी के भी जितने विषय हैं, उन सभी विषयों की भाषा या माध्यम हिंदी है। यह बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी के चलचित्रों यानी फिल्मों ने विश्व के कोने कोने में अपनी अपूर्व कला का परिचय दिया है। यानी विश्व में जहाँ जहाँ हिंदी के फिल्म गए, चलचित्र गए, वहाँ वहाँ यह हिंदी पहुँची है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वहाँ तक हुआ है। खासकर हिंदी फिल्मी गानों ने देश विदेश में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। मित्रों, ये तो संगीत एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को तरोताज़ा कर देती है। खास करके भारतीय संगीत में हिंदी जो फिल्मी गाने हैं, फिर मन्ना डे हो, रफ़ी हो, किशोर कुमार हो, लता मंगेशकर हो, महेंद्र कपूर हो, आशा भोसले हो, या आधुनिक काल के जितने भी गायक हैं, लोक प्रसिद्ध गायक हैं, उन गायकों ने अपने गीतों के माध्यम से, या जितने भी रचनाकार हैं, कवि रचनाकार हैं, हिंदी के गीतों को लिखने वाले और हिंदी के गीतों को गाने वाले, हिंदी के गीतों को संगीत देने वाले, उन सभी की भूमिका हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। खास करके रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे ने जो एक अमर गीत गाया था, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे दिल के चमन, दिल तुझ पे कुर्बान है। मित्रों, ये जब भी कोई गाना लगता है इस प्रकार का, लगता है कि ज़रा खड़े रह जाएं और इस देशभक्ति पर गीत को ज़रा एक बार सुन लें। इस गीत को सुनने के बाद निश्चित आप भी एक बार सुनकर देखिए, निश्चित ही आपके दिल को तसल्ली होगी, आपके दिल को एक सुकून महसूस होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस प्रकार का है। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रामायण तथा महाभारत जैसी सीरियलों ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया है। रामानंद सागर द्वारा प्रचारित रामायण तथा महाभारत जो ये बड़ी विश्वविख्यात सीरियलें हिंदी में बनी, उन्होंने तो इन दो सीरियलों ने तो जन जन तक हिंदी को पहुंचाया है। उस ज़माने में भी ये विख्यात थी और अभी लॉकडाउन के समय में भी ये दो सीरियलें जब चालू हुई, 10 काम छोड़कर इन सीरियलों को लोग देखा करते थे। खास करके रामायण के संवाद और महाभारत के संवाद जो लिखे गए हैं, कितने तगड़े और कितने संवाद इतने प्रभावी हैं वे, जो राई मासूम राजा ने लिखे हैं। उन संवादों को सुनकर ऐसा लगता है कि हूबहू हमारे सामने ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आकाशवाणी ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो जहाँ तक आकाशवाणी का जिक्र आता है, दूरदर्शन के पहले आकाशवाणी स्थित थी। आकाशवाणी के माध्यम से युवकों के लिए, किसानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए या समाज में रहने वाले जो अलग लोग हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, उनके माध्यम से हिंदी जन जन तक पहुंची। यानी आकाशवाणी की भूमिका भी जनसंपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए अहम भूमिका रही है। समाचार पत्र हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में सक्षम बना रहे हैं। अमर उजाला हो, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक लोकमत समाचार हो, या जितने भी हिंदी भाषा में समाचार आज निकल रहे हैं, वो जहाँ जहाँ तक पहुँचते हैं, जिस जिस प्रदेश में जाते हैं, बड़े चाव से लोग पूरे दिन का क्रम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। एक तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ हिंदी के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगता है। यानी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को सक्षम बनाने में
अखबारों, समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, बल्कि समझने और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से यह भारत की नहीं बल्कि दुनिया की तीसरे क्रमांक की भाषा है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है मित्रों। क्या कि हिंदी भारतीय संस्कृति के साथ तो जुड़ी हुई है और संपर्क भाषा भारत की है ही, परंतु समझने और बोलने वालों की दृष्टि से वो पूरे जगत की, यानी पूरे विश्व में यह बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। दुनिया की भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या जनसमुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है हिंदी की कि हिंदी किसी विशिष्ट वर्ग की नहीं, हिंदी किसी विशिष्ट प्रदेश की नहीं या किसी समुदाय की भाषा न होकर वह पूरे भारतीय जनता की, भारत में जितने लोग रहते हैं, जो भारतवासी हैं, जो भारत के जन हैं, उन सभी की भाषा हिंदी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हिंदी के संबंध में क्या कहा था, सुनिए। भारत की सभी भाषाएं भारत की संस्कृति की उत्तराधिकारी हैं, पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। यानी हिंदी भाषा के बोलने वालों की संख्या को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हिंदी भाषा के संबंध में कहते हैं कि हिंदी देश की ऐसी एकमात्र, शब्द देखिए क्या प्रयोग है इसका, हिंदी देश की एकमात्र भाषा है जो देश के अधिकतर हिस्सों में बोली और समझी जाती है। यही भाषा देश को जोड़ने में कड़ी का काम करती है। भारत में जो जितने भिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उन भिन्न भाषा भाषी लोगों को एक कड़ी में, एक सांकल में जोड़ने का काम हिंदी भाषा करती है। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने भी ऐसा कहा था हिंदी के संदर्भ में कि हिंदी वह धागा है, क्या हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए एक सुंदर हार सृजन करेगा। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी यह कहा था कि हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मित्रों कि हिंदी जानने वाला, हिंदी को समझने वाला भारतीय नागरिक पूरे भारत में, भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है, जा सकता है, पढ़ने के लिए जा सकता है, व्यापार करने के लिए जा सकता है, उसके साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य के लिए भी जा सकता है और उसे कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि हिंदी उसके लिए संपर्क भाषा के रूप में अहम भूमिका निभाती है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मनुष्य मिल सकते हैं। पूरे भारत प्रदेश में, हर राज्य में, हर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोग इस भारतवासी को मिल जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या कहें तो हिंदी निश्चित ही भारत की संपर्क भाषा है। धन्यवाद।